हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम लोग हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक का नाम राजेंद्र बाबू है। पेज नंबर 22। तो राजेंद्र बाबू के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे और इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। कुछ उनकी उपलब्धियां के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, जिसने संविधान की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कुछ समय के लिए स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी सेवा की थी। राजेंद्र प्रसाद गांधी के मुख्य शिष्यों में से एक थे। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण ही उन्हें देश रत्न की उपाधि भी मिली और मन की सरलता, ईमानदारी और सादगी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके विचार हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इस पाठ में महादेवी वर्मा अपनी सोच और डॉक्टर राजेंद्र बाबू की गाथाएं बताई हैं। तो आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले पहल एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु इस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों को अटूट माला गुथी है। भावात्मक क्षणों की अटूट माला गुथी है, यहाँ बताना कठिन है। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई से मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। स्टेशन के एक और 3 पैर वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में, परंतु कुछ नागरिक जनों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू हैं, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल होंठ, श्यामल छाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, ग्रामीणों जैसी बड़ी बड़ी मूछें जो ऊपर के होंठ पर ही नहीं, नीचे के होंठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। ये सारे चीज राजेंद्र बाबू के बारे में बखान कर रही हैं। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु
कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। एक मोजा जूते पर उतर आया था और दूसरा टखने पर घेरा बना रहा था। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था, न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक बाईं भौं पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। तो बच्चों आओ आप लोग पेज नंबर 23 में देखते हैं। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं। अतः जो जिस स्थिति में अटक गया वह वही उसी स्थिति में अटका रह गया। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वाले की कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण यानी याद करना हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्तित्व को पहले भी कहीं देखा है। वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतीक्षा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 यानी 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए, यानी इनॉग्रेशन करने प्रयाग आए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनकी 15-16 पौत्रियां हैं। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रहकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं तो उन्हें शीघ्र कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी और संयम से रहें। वे खादी के कपड़े पहनती थीं, जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थीं। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था, यानी खर्च सीमित था, लिमिटेड था। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। राजेंद्र बाबू के भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब न हो जाए। तुम केवल इसकी चिंता करो, वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्म निष्ठा है। राजेंद्र बाबू तथा उनकी धार्मिणी यानी उनकी वाइफ सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे, यानी वो लोग भोजन खाना नहीं खाते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी अतिथि का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्नन भोजन की ही इच्छा प्रकट की। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती, यानी इवनिंग टाइम नहीं भूलती।
जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। यानी उनका वही फास्टिंग के दिन खाना था। क्या खाना था? बॉयल आलू। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी उछल उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें आजाद शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह साचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? तो बच्चों, आप राजेंद्र बाबू के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा। और यदि कहीं भी आपको डाउट लगा होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। तो थैंक यू क्लास, धन्यवाद।